आबंध कोटि। आज के क्लास में आप केमिकल बॉन्डिंग के आणविक कक्षक सिद्धांत के तहत बॉन्ड ऑर्डर का अध्ययन करने जा रहे हैं आबंध कोटि का। क्या होता है आबंध कोटि, एकदम डिटेल में अच्छे से आप समझ लीजिए। और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है अणु के स्थायित्व को निर्धारित करने में। तो यहां पर आबंध कोटि क्या है, किसी भी अणु में, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, सब कुछ दिखाते हुए समझा रहे हैं। किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंधन की संख्या को कहते हैं आबंध कोटि। जैसे यहां पर सहसंयोजक बंधन की संख्या 2 है तो आबंध कोटि का मान 2 होगा। यहां पर सहसंयोजक बंधन की संख्या 1 है तो आबंध कोटि का मान क्या होगा, 1। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 है तो आबंध कोटि का मान 3 होगा। और इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का मान 3 आया है। तो किसी अणु में दो परमाणु के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंधन की संख्या को आबंध कोटि कहा जाता है। यानी सीधे सीधे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वही आबंध कोटि होता है। परिभाषा सूत्र के अनुसार समझा जाए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को आबंध कोटि कहते हैं। द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉन और प्रति आबंधित इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को भी आबंध कोटि कहते हैं। अब आइए इस आबंध कोटि के मान की गणना आप सीख लीजिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए Nb क्या है, आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, Na क्या है, अनाबंधित या प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ N2 अणु के बॉन्ड ऑर्डर को निकालकर यहाँ दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में देख सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से काउंट किया गया है, टोटल 10 आया। और प्रति आबंधित 2 और 2 4 और 10-4/2 कितना आया, 3। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन अपने बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरा नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर साझेदारी कर रहा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, जो इस बात का प्रूफ है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर का मान 3 आना सही है। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में विशेष जानकारी अब यहां देने जा रहे हैं। सबसे पहला बात कि अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आए तो समझ जाइए कि 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 आए तो डबल बॉन्ड है, 3 आए तो ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर 0 आए तो अणु का निर्माण संभव ही नहीं है। जैसे हीलियम 2 में देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिग्मा 1s2। तो Nb का मान कितना होगा, Nb का मान कितना होगा, सिग्मा 1s2। यहां पर देखा जाए हीलियम 2 बोले हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, तो 2 - 2/2 तो 0/2, तो क्या आ गया, 0 आना इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि इसका अणु का निर्माण नहीं होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान धनात्मक आता है तो अणु अस्थायी समझा जाता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान ऋणात्मक आता है तो अणु अस्थायी होता है। और यहाँ एक चीज जानना है कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ही अधिक होगा किसी के लिए, उतना ही ज्यादा वो अस्थायी होगा। सोचिए, कोई 2 एटम को अब एक जगह से बांध दी, कोई 2 एटम को 2 जगह से बांध दी और 3 जगह से बांध दिया, मतलब सिंगल बॉन्ड से 2 एटम जुड़ जाए, डबल बॉन्ड से जुड़ जाए और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो उसके बीच। अगर डबल बॉन्ड बोलेंगे तो मतलब आपको समझना है कि सिग्मा बंधन एक पाई बंधन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा 2 पाई। तो जितना ज्यादा अति व्यापन होगा, जितना ज्यादा 2 एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा नौ मजबूती से बना रहेगा। तो मजबूती किसमें ज्यादा रहेगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ही अधिक होता है वो अणु उतना ही अधिक अस्थायी माना जाता है, उसके बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही अधिक ऊर्जा लगती है। तो बताइए H2N2O2 में सबसे ज्यादा स्टेबल
सबसे ज्यादा स्थायी N2, तब O2, तब H2। क्यों? बॉन्ड नंबर का मान 3, 2, 1, इसलिए बॉन्ड नंबर का मान 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड से यहां परमाणु जुड़ा है, यहां डबल बॉन्ड से, यहां सिंगल बॉन्ड से। लास्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड ऑर्डर यानी अबंध कोटि अबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आपको पता होना चाहिए कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि 3 तरह का अतिव्यापन, एक समानांतर, 2 समानांतर और एक रैखिक, यानी एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पर 2 एटम ज्यादा नजदीक आ जाता है तो सबसे अधिक लंबाई का सिंगल बॉन्ड होता है, उससे कम डबल बॉन्ड और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ अबंध लंबाई ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है और डबल सिंगल बॉन्ड की सबसे अधिक होती है। तो यहाँ अबंध लंबाई बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसका अबंध लंबाई का मान सबसे कम। तो बताइए N2H2O2 में सबसे कम अबंध लंबाई N2 और सबसे अधिक, तो ये था आपका बॉन्ड ऑर्डर का क्लास, अबंध कोटि का क्लास। अब हम बात करते हैं समद्विपरमाणुविक अणु का लेखाचित्र। क्या है? ठीक है, चलिए देखा जाए समद्विपरमाणुविक अणु का लेखाचित्र यहां हम बताने जा रहे हैं। जिस ढंग से आप सभी स्टूडेंट को सबका इसी तरह से लिखना है, थ्योरी से लेकर पूरा डायग्राम तक। तो सबसे पहले H2 अणु का लेखाचित्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, H2 अणु का लेखाचित्र। यहां पर सारा डिटेल H2 अणु का केवल आएगा। जल्दी से बताइए H2 कितने हाइड्रोजन से बना है? 2 हाइड्रोजन परमाणु से। तो पहले एक हाइड्रोजन परमाणु का सारा डिटेल, एक H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अणु का लिखवाएंगे आप लोग। ये परमाणु का हो गया, अणु का सिग्मा 1s2। जल्दी से बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आना इस बात का प्रमाण है कि यह एकल बंधन बनेगा। इसके बीच 2 हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और यहां आप अब डायग्राम बनाने के लिए सीखने जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, एक हाइड्रोजन राइट साइड में। एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, और दोनों 1s के मिलने से, जुटने और घटने से सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन केवल सिग्मा 1s में भरने के लिए है, एंटी बॉन्डिंग में भरने के लिए नहीं है। तो देखते देखते यहां H2 का डायग्राम बन गया। ये ऊर्जा को व्यक्त करता है। अब जरा समझिएगा जो चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से जल्दी से देखकर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक आना इस बात का प्रूफ है कि H2 अणु एक अस्थायी अणु है। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो अब जब नेक्स्ट पॉइंट हम जो बता रहे हैं वो है चुंबकीय गुण से संबंधित। इस धरती पर 2 तरह का पदार्थ होता है, एक चुंबक से आकर्षित होने वाला, एक प्रतिकर्षित होने वाला। जो चुंबक से आकर्षित होता है उसको कहते हैं अनुचुंबकीय, और जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है प्रतिचुंबकीय। हम कैसे जानेंगे कि कोई पदार्थ चुंबक से आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित? यहां पर हम लोग का जो अध्ययन करने का तरीका है ये सैद्धांतिक है। यहाँ हम मैग्नेट या आप मैग्नेट लेकर नहीं बैठे और ना ही पदार्थ, लेकिन फिर भी आप आज के बाद किसी भी परमाणु अणु को बता सकते हैं कि चुंबक से आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित। कोई भी परमाणु को, कोई भी अणु को। ये कैसे? तो एक ट्रिक है, जिसके बाह्यतम कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा वो चुंबक से आकर्षित होता है, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है।
तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है। और अयुग्म इलेक्ट्रॉन, अब इसका भी रीजन पूरा बता दे रहा है, पूरा डिटेल में लीजिए। किसी विद्युतीय परिपथ में जब करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबक लेते हैं तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर गतिशील अवस्था में होता है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो चुंबकीय आघूर्ण घूमते हुए उत्पन्न करता है। लेकिन जब एक ही ऑर्बिटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना ये क्लॉकवाइज में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उतना ये एंटी क्लॉकवाइज में, और होता क्या है, दोनों एक दूसरे के आघूर्ण को कैंसिल कर देता है, समाप्त हो जाता है, वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में तो ये जितना चुंबकीय आघूर्ण अकेले उत्पन्न करता है वो कैंसिल नहीं हो पाता है और वो चुंबक से आकर्षित होने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास बाह्यतम कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबक से आकर्षित होता है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहां किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण अयुग्म इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति से ली जाती है। अयुग्म एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक मिनी मैग्नेट की तरह कार्य करता है, सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। जिस तरह ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है अपने चारों तरफ, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जब अपने अक्ष पर घूमता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए माना गया है कि जिस भी परमाणु, अणु या आयन के पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होगा, अंदर के कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, क्योंकि भरते भरते पूरा फुल करते करते भरता है, तो जब मिलेगा तो बाहर मिलेगा। तो अगर अयुग्म इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाई दे दिया तो चुंबक से आकर्षित होगा, और अगर बाहर अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं, सब जोड़ा लगा हुआ दिखाई दिया तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। तो अनुचुंबकीय तब बोलना है जब अयुग्म इलेक्ट्रॉन देखना है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणु का देखिए, परमाणु का नहीं, क्योंकि अणु का बात यहाँ चल रहा है। क्या इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है? क्या अयुग्म इलेक्ट्रॉन है? पूरा पूरा भरा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है। तो जोड़ा लगा हुआ है तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। अब आप बोरॉन का देखेंगे तो लास्ट में है π2px1 π2py1, तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अब देखेंगे ऑक्सीजन का लास्ट में आया है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, तो वहां 1 1 आया है, तो वो क्या क्या होगा, अनुचुंबकीय। और जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो यहां पर इसको क्या कहना चाहेंगे, कौन से प्रकृति का है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। ठीक है, तो ये था आपका H2 अणु का लेखाचित्र, जिसमें आप डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, अस्थायित्व, चुंबकीय गुण सबका अध्ययन किए।